हे गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, आपका एक बार फिर से सेशन में स्वागत है। थोड़ा आप सेशन को शेयर कर दीजिएगा। बाकी आप सभी लोगों के लिए दोस्तों, ये जो सीरीज चल रही है काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुछ अभ्यर्थियों का कहना था कि देखिए, आयोग के 380 क्वेश्चनों का जो क्वेश्चन बैंक था वो डिलीट हो चुका है। तो क्या जो हम पुराने क्वेश्चनों का रिवीजन कर रहे हैं ये वर्थ इट है? तो देखिए दोस्तों, इसमें हम उत्तराखंड के भी जीएस के क्वेश्चन है, जीएस के वो क्वेश्चन भी है जो उन 380 प्रश्न पत्र वाले बुकलेट में नहीं होंगे, क्योंकि आयोग के पास जो क्वेश्चन बैंक होता है बहुत बड़ा होता है। और आयोग जो भी क्वेश्चन बैंक तैयार करेगा वो एनसीईआरटी के किताबों से ही तैयार करेगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस, इकोनॉमी, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर तो हो ही गया, नेशनल, इंटरनेशनल एंड उत्तराखंड का। ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक भले ही बदला जाएगा, इसके लिए आयोग ने आज देखिए एक नोटिफिकेशन भी दिया था कि आगामी समस्त परीक्षाओं को संपन्न कराने के लिए एक नई टीम तैनात हो गई है। 19 जनवरी का ये आप ये प्रेस विज्ञप्ति देख सकते हैं। इसमें ये बोला जा रहा है कि उक्त टीम के द्वारा ही नई सिरे से प्रश्न बैंक तैयार कराए जा रहे हैं तथा उक्त के आधार पर ही निर्मित प्रश्न पत्रों के अनुसार पटवारी लेखपाल परीक्षा 2022 12 फरवरी को होगी। पीसीएस मुख्य परीक्षा 23 से 26 फरवरी को होगी और वन आरक्षी परीक्षा आपकी 9 अप्रैल 2023 को होगी। यानी कि इसी पैटर्न पे जो आप देखिए क्वेश्चन बैंक नहीं बन रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ अलग ही क्वेश्चन बन के आएंगे या यूके ट्रिपल एस सी जैसे पूछ लेता था अलाना फलाना क्वेश्चन, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। ऐसे संदेह में आप लोग मत रहिएगा। क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही बनेंगे और बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो उनको लेने ही पड़ेंगे। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए पूर्ण स्वराज वाला क्वेश्चन है, लाहौर अधिवेशन वाला, वो मान लीजिए डिलीट भी होता है क्वेश्चन, पहले से देख भी लिया किसी ने, तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जीएस के हिसाब से। ऐसे ही कई क्वेश्चन होते हैं जो नए क्वेश्चन बैंक में भी नए एक्सपर्ट ऐड करेंगे, क्योंकि नए एक्सपर्ट्स को भी ये पता नहीं है कि जो क्वेश्चन हम जो डिस्ट्रॉय करे गए हैं या जो क्वेश्चन छोड़ दिए गए हैं, हालांकि क्वेश्चन जो जीएस के निकलेंगे, उत्तराखंड के निकलेंगे, जो भी क्वेश्चन निकलेंगे वो निकलेंगे तो किताब से ही, है ना। तो किताब से क्वेश्चन आने से ये होता है कि आपका जो रिवीजन सीरीज चल रही है उसमें उत्तराखंड के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जीएस के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन उसमें हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि इन क्वेश्चनों का आपको फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। और ज़्यादा इसमें आप घबराएं ना, ऐसा ना सोचे कि बिल्कुल ही पैटर्न चेंज कर देगा आयोग आने वाली परीक्षा में या कुछ अलग ही हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बाकी आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहे। मैं बार बार वीडियोस दे रहा हूँ आजकल, देखिए मैं आपको बोल भी रहा हूँ नेगेटिविटी से बचना है इस टाइम पे। बाकी आप सभी को पता है कि करना क्या है, अपने विवेक से काम लीजिएगा, अपनी बुद्धिमत्ता से आगे बढ़िएगा। और जो भी नकारात्मक टिप्पणियां आती है, नकारात्मक जो लोग मिलते हैं, उनके विचारों से अभी अपने आप को बचाना है, क्योंकि कई लोग यहाँ पे आपको तोड़ सकते हैं, कई लोग यहाँ पर आपको पीछे कर सकते हैं कि यह बोल के कि आप कोई फायदा नहीं तैयारी का, कुछ कर ले, अब कुछ नहीं होना इस उत्तराखंड में, ऐसा है वैसा है, कई बातें होती है। ठीक है, इनसे बचिएगा आप। चलिए, तो आज देखिए यहाँ पे दूसरा भी एक पॉइंट दिया है कि वर्तमान में गतिमान सभी चयन परीक्षाओं के संबंध में हर पहलू को ध्यान में रखते हुए परीक्षावार विस्तृत आंतरिक रिपोर्ट तैयार कर 1 सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने संबंधित अधिकारी को आदेशित भी किया गया है। यानी कि जो पेपर हो चुके हैं, जैसे कि पुलिस कांस्टेबल हो गया और अन्य परीक्षाएं जो हुई, इस पर भी एक आंतरिक जांच रिपोर्ट हो रही है। ठीक है। उसके बाद देखिए, समस्त आंतरिक रिपोर्ट तथा पुलिस आख्या के आधार पर समग्र विचारोपरांत अग्रेतर निर्णय लिया जाएगा। तो अगर कुछ मिलता है या कुछ नहीं मिलता है, जो भी होगा, इसके बाद डिसीजन लेगा आयोग और ऐसा ही एक नोटिफिकेशन आएगा। तो ये तो हो गया भैया आज आयोग का जो नोटिफिकेशन आया था। अब बात करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। आज है सामान्य अध्ययन जीएस महा रिवीजन सीरीज का भाग 7। तो चलिए शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें। ठीक है, थोड़ा इसको छोटा करते हैं, शायद स्क्रीन पूरी आ नहीं रही। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित मध्याह्न रेखाओं में से ग्रीनविच माध्य समय कहाँ से माना जाता है? तो देखिए, ग्रीनविच जो टाइम जोन है दोस्तों, हम ठीक है, ग्रीनविच टाइम जोन हमने लिया हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 0 डिग्री से। ठीक है, ध्यान रखेंगे 0 डिग्री, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से हमने ग्रीनविच का मानक समय लिया हुआ है और इसी के हिसाब से पूरा वर्ल्ड का टाइम जोन है, ग्रीनविच के मानक समय के हिसाब से। ठीक है, टाइम जोन जो है वर्ल्ड का, जैसे हम बात करें भारत का जो टाइम जोन है ना, वो ग्रीनविच के मानक समय से प्लस 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, ग्रीनविच का जो मानक समय है इससे प्लस 5.5 घंटे भारत का जो समय है वो आगे है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यानी कि जो ग्रीनविच पॉइंट है ना, ये यूनाइटेड किंगडम में एक पॉइंट मेंशन किया गया है, यहीं से मानक समय लिया गया है। जैसे भारत का मानक समय हमारा नैनी इलाहाबाद से लिया गया है, ऐसे ग्रीनविच का जो टाइम जोन है, इसके हिसाब से अगर हम देखिए 5:30, अगर भारत में शाम के 5:30 बज रहे होंगे, तो उसी दिन का 12 बजा होगा यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, इस तरीके से समझिए आप। और ये लिया गया है 0 डिग्री से। ठीक है, ऑप्शन
सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 0 डिग्री देशांतर भी इसको हम बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के महान झील परिक्षेत्र के प्रमुख लौह अयस्क खनन केंद्रों को पहचानिए। तो इनमें से कौन से संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख लौह अयस्क खनन केंद्र या क्षेत्र हैं? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का डुलुथ, मेसाबी और वर्मिलियन, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर है डुलुथ, मेसाबी और वर्मिलियन रेंज। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो डेयरी संबंधित जो हमारी ट्रेनिंग दी जाती है उत्तराखंड राज्य में, वो ट्रेनिंग दी जाती है लाल कुआं नैनीताल में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है लाल कुआं। और लाल कुआं में ही दोस्तों डेयरी के साथ साथ सबसे बड़ी पेपर मिल भी स्थित है उत्तराखंड राज्य की, जिसको हम जानते हैं सेंचुरी पेपर मिल के नाम से। ठीक है, सेंचुरी पेपर मिल यहीं पे स्थित है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का पाया गया है? तो दिए गए विकल्पों में बताना किसकी पॉपुलेशन डेंसिटी किस स्टेट की सबसे ज़्यादा है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का पश्चिम बंगाल। ठीक है, दिए गए विकल्पों के हिसाब से पश्चिम बंगाल सर्वाधिक डेंसिटी वाला होगा इनमें, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में बोकारो लौह एवं इस्पात संयंत्र स्थित है? तो बोकारो लौह और इस्पात संयंत्र आपको देखने को मिलेगा झारखंड राज्य में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है झारखंड। झारखंड की कैपिटल है रांची। ठीक है, ध्यान रखेंगे रांची। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हिमालय की निम्नलिखित प्रमुख श्रेणियों में से पीर पंजाल श्रेणी किस श्रेणी में आती है? तो जो पीर पंजाल श्रेणी है ना, ये हिमालय की किस श्रेणी में रखी जाती है? तो राइट आंसर इसका पीर पंजाल आएगी आपकी लघु हिमालय क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका लघु हिमालयी क्षेत्र, ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। जेनेवा निम्नलिखित में से किस देश का एक प्रसिद्ध और प्रमुख बंदरगाह है? तो बताइए जेनेवा जो पोर्ट है कौन से देश में स्थित है? देखिए जेनेवा पूछ रहा है वो, आप जेनेवा मत समझना, जेनेवा तो स्विट्जरलैंड में है। देखिए जेनेवा जो है ये तो स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, यहां पर पूछ रहा है वो जेनोवा, जेनोवा इज अ पोर्ट ऑफ इटली। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, इटली का एक बंदरगाह है जेनोवा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए फिर से नहीं है पूछ रहा। CBRI यानी कि सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की सही है। उच्च न्यायालय नैनीताल में सही है। फूलों की घाटी चमोली सही है। भैरव घाटी जो है ये भी चमोली में, ये पिथौरागढ़ गलत हो गया इसमें, ऑप्शन डी मैच नहीं है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में इंदिरा गांधी भव्य तापीय शक्ति परियोजना स्थित है? तो देखिए इंदिरा गांधी भव्य तापीय शक्ति परियोजना ये स्थित है आपकी, राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का हरियाणा, हरियाणा राज्य में स्थित है। ये थर्मल प्रोजेक्ट है एक। वांगहो नदी जो कि चीन के शोक के नाम से जानी जाती है, इनमें से किस सागर में गिरती है वो? तो देखिए वांगहो नदी, इसको चीन का शोक कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि कोसी नदी आपने पढ़ा होगा, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, क्यों? क्योंकि इसकी वजह से बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है। ऐसे ही वांगहो नदी को भी चीन का शोक कहा जाता है, चीन में जो बहुत ज़्यादा फ्लड आती है इसी नदी की वजह से आती है। एंड वांगहो नदी गिरती है आपकी येलो सागर में। ठीक है, पीला सागर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है येलो सागर, येलो सी बोलेंगे या पीला सागर। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो देखिए अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा थी 2011 में उत्तर प्रदेश राज्य की, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। और पॉपुलेशन में भी मैं आपको बता चुका था, पॉपुलेशन सर्वाधिक थी उत्तर प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार। आगे बढ़ेंगे। कत्यूरियों की राजधानी का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में वर्णित नाम क्या है? तो देखिए जो कत्यूरी की राजधानी थी उनका पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में जो नाम मिलता है, ये नाम है कार्तिकेयपुर। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसलिए मैं बोल रहा था उत्तराखंड के क्वेश्चन जो है ना, उत्तराखंड के क्वेश्चन तो प्रबल संभावना है कि आने वाले एग्जामों में आपके रिपीट होंगे। ठीक है, तो उत्तराखंड के क्वेश्चन भी इसमें मिक्स है, जनरल साइंस के क्वेश्चन मिल रहे हैं इसमें। और मैं फिर बोल चुका कि ऐसा नहीं होगा कि पूरा ही पैटर्न चेंज होगा, आपका क्वेश्चन बैंक चेंज हो रहा है, तो वह चुनिंदा क्वेश्चन ही हटेंगे जो आपके लीक हुए थे। अब उनमें ये नहीं है कि जरूरी है कि सभी क्वेश्चन इंक्लूडेड हो जो हम पढ़ रहे हैं या जो पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इतना नहीं होता है, और एक अलग से पूरा उतने क्वेश्चनों को हटा के नया क्वेश्चन बैंक बनाना एनसीईआरटी से पॉसिबल नहीं होगा। मेन मेन फैक्टों को ही पूछा जाता है एग्जाम में। तो कत्यूरियों की राजधानी पांडुकेश्वर का ताम्रपत्र में वर्णित नाम था कार्तिकेयपुर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो भारत में जो पहला विधि आयोग बना था इसका अध्यक्ष था लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, लॉर्ड मैकाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे।
क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? तो देखिए, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, आपको साइमन कमीशन सब पता होना चाहिए कब आया था। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, हालांकि 27 में बन गया था ये। ऐसे क्रिप्स मिशन जो भारत में आया था, राइट आंसर हो जाएगा इसका 20 मार्च 1942 को, ठीक है, 1942, 20 मार्च, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और ऐसे कैबिनेट मिशन आया था भारत में 1946 में, 1946 में। तो याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बार बार एग्जाम में बनते हैं। किस वर्ष में मुगल बादशाह शाह आलम के द्वारा कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त की गई, प्रदान की गई? तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी दी शाह आलम ने। ये वर्ष था 1765। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, 1765। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फिर से नहीं है पूछ रहा है, देखिए। तो दूधातोली जो शिखर है आपका गढ़वाल जनपद, बिल्कुल सही है, दूधातोली गढ़वाल में ही है। भागीरथी नदी टिहरी बांध है, इस पे सही है। खतलिंग ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल में स्थित है, सही है। रूपकुंड बागेश्वर, ये गलत हो जाएगा भाई। रूपकुंड जो है भाई, रहस्यमयी ताल भी बोला जाता है इसको, ठीक है, कंकाली ताल, रहस्यमयी ताल, रूपकुंड, लोकेटेड इन चमोली, चमोली में स्थित है दोस्तों ये। ऑप्शन डी गलत है इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बाकी यार किसी क्वेश्चन में डाउट क्वेरी होती है आपकी, कुछ भी आपको डाउट लगता है ना, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ताकि नेक्स्ट सेशन में उसको करेक्शन कर लें हम। निम्न में से कहाँ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट सृजित की गई थी? तो देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो आया, इसके द्वारा एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था कैलकटा में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कलकत्ता में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इस सुप्रीम कोर्ट के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे, ये थे एलिजा एम्पे। ये भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है, एलिजा एम्पे या एम्पे क्वेश्चन बन जाएगा, तो आपको याद रखना है, पहले न्यायाधीश ये थे। उत्तराखंड से कितने राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं? राज्यसभा देखिए आपका उच्च सदन होता है, और इसके मेंबर चुने जाते हैं, ठीक है, निर्वाचन नहीं होता प्रत्यक्ष, जैसे कि लोकसभा और विधानसभा का होता है। ऐसे राज्यसभा और विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो चुने जाते हैं। तो उत्तराखंड से राज्यसभा के 3 सदस्य चुने जाते हैं, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, ठीक है, 3 सदस्य है। ऐसे लोकसभा की बात हो तो उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, ठीक है, 2 सीटें हमारी कुमाऊं मंडल में, 3 सीटें गढ़वाल मंडल में आ जाती हैं। और इनमें से एक सीट आपकी रिजर्व भी है, अल्मोड़ा सीट लोकसभा वाले में। ऐसे विधानसभा की उत्तराखंड में 70 सीटें हैं, जिसमें से 13 सीट एससी के लिए रिजर्व है, 2 सीटें एसटी के लिए रिजर्व है। निम्न देशों में से किस देश में तकला मकान मरुस्थल स्थित है? तो देखिए, तकला मकान जो मरुस्थल है, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, और ये चाइना में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भारत में जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है थार का मरुस्थल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड की स्थापना के पश्चात इसकी आय में टर्सियरी जो एरिया है, टर्सियरी सेक्टर बोलेंगे, उसका योगदान क्या है? तो जब से उत्तराखंड बना, तो तृतीय क्षेत्र में दोस्तों, जिसको कि हम तृतीय क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं, सेवा क्षेत्र। तो उत्तराखंड का जो सेवा क्षेत्र है राज्य गठन के बाद बढ़ रहा है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। सर्विस सेक्टर में सभी चीज़ें आ जाती है, जैसे कि टूरिज्म आ गया, बैंकिंग आ गया, कम्युनिकेशन आ गया, टेलीकॉम आ गया, सभी ये क्या होते हैं, सर्विस सेक्टर में आते हैं, जहाँ पे सर्विस दी जाती है और उसके बदले आपका विनिमय या पैसे लिए जाते हैं, तो ये सर्विस सेक्टर में आ जाते हैं सभी। तो राज्य गठन के बाद राज्य का जो प्राइमरी सेक्टर है वो तो घट रहा है, यानी कि जो प्राथमिक सेक्टर है, जिसको कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र घट रहा है, जबकि तीसरा क्षेत्र बढ़ेगा। और जो द्वितीय क्षेत्र है वो भी मतलब स्टेबिलिटी नहीं है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, पर सेवा क्षेत्र लगातार ही ग्रोथ में है। हालांकि सेकेंडरी एरिया में भी बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिला कि गिरावट आई है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का उच्चतम प्रतिशत कहाँ पर दर्ज किया गया? देखिए, प्रतिशत पूछ रहा है, तो उत्तराखंड राज्य में अनुसूचित जनजाति का उच्चतम प्रतिशत देखने को मिलता है टोटल पॉपुलेशन का उधमसिंह नगर में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, उधमसिंह नगर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? फिर से देखिए, नहीं है पूछ रहा है। हरिदत्त भट्ट शैलेश लेखक है, ये तो भाई बिल्कुल सही होगा, ठीक है। कालू मेहरा उत्तराखंड के पहले स्वतंत्रता सेनानी माने जाते हैं, बिल्कुल सही है। के एस वल्दिया पर्वतारोही, बिल्कुल गलत है। एकता बिष्ट क्रिकेट खिलाड़ी, सही है। देखिए, के एस वल्दिया जो है ये भूगर्भ शास्त्री थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, के एस वल्दिया भूगर्भ विज्ञान से संबंधित है, पर्वतारोही नहीं है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सुमेलित युग्म चुने, यानी कि 4 युग्मों में से एक ही युग्म सही है, बाकी 3 गलत है, तो एक जो सही है उसको ढूंढना है हमने। तो सोमेश्वर मंदिर ताम्रपत्र पंवार राजवंश, बिल्कुल गलत है। हाटगांव ताम्रपत्र चंद वंश, गलत है, ठीक है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र गोरखा वंश, कोई पता नहीं चलता, पांडुकेश्वर में तो हमारा उससे पौरव वगैरह इनका पता चलता है, कत्यूरी शासकों का चलता है। तालेश्वर ताम्रपत्र पर्वताकार ब्रह्मपुर राज्य, बिल्कुल सही है ये, ठीक है, तालेश्वर वाला सही हो जाएगा इसमें, ये रिलेट करता है।
ऑप्शन डी सही उत्तर है इसका। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन संसद तथा राज्य विधान पालिकाओं की विधायन शक्ति पर नियंत्रण लगाता है? तो कौन सा अनुच्छेद है भैया जो कि संसद और राज्य विधान पालिकाओं की शक्ति पर नियंत्रण लगाता है? तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 13, अनुच्छेद 13 के तहत ही होता है। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उस नदी का नाम बताइए जिसको अपनी सीमा बनाने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के राजा हमेशा युद्धरत रहते थे। तो कौन सी ये नदी थी दोस्तों जिसके लिए हमेशा युद्ध होता था गढ़वाल कुमाऊं के राजाओं में? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, ये थी आपकी पश्चिमी रामगंगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। पश्चिमी रामगंगा आपने पढ़ा भी होगा, देघाट सीमा बनाई गई थी उस समय। ठीक है, पश्चिमी रामगंगा के निकट ही था ये। और पश्चिमी रामगंगा के, देखिए ये पश्चिमी रामगंगा मान लीजिए, तो इस तरफ गढ़वाल, ठीक है, और इसके इस तरफ कुमाऊं। तो ऐसे इन्होंने डिवाइड किया था उस समय, और इसी के लिए अधिकांश युद्ध होते थे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। जब राष्ट्रपति एक विधेयक को अनुच्छेद 111 के अंतर्गत पुनर्विचार हेतु वापस करते हैं तब वो किस प्रकार की वीटो पावर का प्रयोग करते हैं? तो देखिए राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है दोस्तों, अगर कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति उसको भेज सकते हैं आर्टिकल 111 के तहत। और इसमें वो यूज करते हैं हमेशा अपनी कौन सी वीटो का, सस्पेंडिव वीटो बोल देंगे इसको, या निलंबित निषेधाधिकार। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, निलंबित निषेधाधिकार। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी होगा। देखिए निलंबित निषेधाधिकार जो होता है, इसी के तहत राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। ठीक है, और अगर देखिए कुछ पूरा ही चेंज लाना हो तो पॉकेट वीटो का भी प्रयोग होता है, आपने देखा होगा। डाकघर अधिनियम जो भारत में लाया गया था उसमें पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा एक कथन सही नहीं है? देखिए नहीं है पूछ रहा है फिर से। स्टेटमेंट दिए गए हैं चार, इनमें से एक गलत है। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित कर सकता है, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है, मंत्रिपरिषद इतना इतना। सही है भाई, इसमें ऑप्शन डी तो बिल्कुल सही है, राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकता है कभी भी। सही है, क्योंकि राज्यपाल उसी के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, बिल्कुल सही है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है, बिल्कुल सही है। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित कर सकता है, बिल्कुल गलत है। राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता, राज्यसभा का विघटन संभव नहीं है। राज्यसभा को समाप्त किया जा सकता है, माफ कीजिएगा, ये समाप्त भी नहीं किया जा सकता। राज्यसभा जो है उच्च सदन है, वो विधान परिषद है जिसको समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में बोल सकते हैं, कुछ ऐसा हो, कुछ संशोधन वगैरह की बात हो, तो ये जो पावर होती है वो भी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास होती है। ठीक है, इसके बारे में भी अगर कुछ करना है राज्यसभा के संबंध में, तो राज्यसभा से राष्ट्रपति का कोई भी संबंध नहीं होता, जो इस तरह की यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई कि विघटित कर सकता है, विघटित नहीं कर सकता। हाँ, जो विधान परिषद है, विधान परिषद का भी विघटन नहीं हो सकता, लेकिन विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है एक विधेयक लाके संसद में। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सही कर लीजिएगा, थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो गया इसमें भी। श्रीनगर में अपनी राजधानी किसने बनाई थी? तो देखिए श्रीनगर को राजधानी बनाने वाला जो शासक था दिए गए विकल्पों में, ये हो जाएगा अजय पाल। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, अजय पाल। आप सभी को पता होगा दोस्तों, देखिए पंवार शासकों की जो पहली राजधानी थी वो थी चांदपुरगढ़ चमोली में। ठीक है, इसके बाद दूसरी राजधानी जो थी उनकी वो देवलगढ़ आई थी। इसके बाद तीसरी जो राजधानी आई इनकी, ये आई थी श्रीनगर में। और पंवार शासकों की अंतिम और चौथी राजधानी मानी जाती है टिहरी गढ़वाल, टिहरी। ठीक है, पुरानी टिहरी जो कि डूब गया। टिहरी जो शासन था या टिहरी रियासत थी वो भी तो पंवार शासकों से रिलेट करती है ना। तो भाई कभी एग्जाम में एक ट्रिकी क्वेश्चन बना सकता है कि पंवार शासकों की अंतिम राजधानी कहाँ थी। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर टिहरी ऑप्शन में, तो राइट आंसर टिहरी ही होगा, क्योंकि पंवार शासक जो थे उत्तरवर्ती अंतिम शासक तो मानवेंद्र शाह ही माने जाएंगे ना। तो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, कभी ध्यान रखिएगा। लोकसभा के अध्यक्ष का निम्न में से कौन सा एक कार्य होता है? तो जो हमारा लोकसभा स्पीकर होते हैं वो दिए गए विकल्पों के हिसाब से लोकसभा को स्थगित कर सकते हैं बस। ठीक है, ऑप्शन बी होना चाहिए इसका उत्तर, लोकसभा का स्थगन करना। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है, लोकसभा का स्थगन करना। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किसके अधिकारों से संबंधित है? तो आर्टिकल 249 ये रिलेट करता है भाई, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का लोकसभा। तो लोकसभा से रिलेट करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में भारतीय रिजर्व बैंक का उप कार्यालय कब स्थापित किया गया था? तो देखिए आरबीआई का जो एक रीजनल ऑफिस खोला गया था देहरादून में,
ये जून 2006 में खोला गया था, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, जून 2006। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा एक सरकार का अंग नहीं है? देखिए नहीं है पूछ रहा है इसमें फिर से। तो दिए गए विकल्पों में जो सरकार के अंग नहीं है, दिए गए विकल्पों में व्यवस्थापिका होती है, कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है। इन्हीं से तो सरकार बनती है ना। भारत में पूरी जो व्यवस्था है, जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो इन्हीं तीन पिलर पे बैठी होती है, ठीक है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और ऐसे ही जो इसका चौथा स्तंभ माना जाता है वो मीडिया को माना जाता है। मीडिया तभी तो चौथा स्तंभ बोला जाता है ना, जो हमारी मीडिया होती है, समाचार वाले होते हैं। बट अब तो आप समझ ही रहे होंगे कैसी मीडिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्वाचन आयोग सरकार का एक अंग नहीं है। निर्वाचन आयोग अपने आप में ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि काम करती है भारत में चुनावों से संबंधित, ठीक है। और मान्यता वगैरह देने के लिए, जो हमने रिपीटेड एक क्वेश्चन लास्ट सेशन में किया था, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता भी निर्वाचन आयोग देता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन ने नगरीय स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया? तो नगर पंचायतों की यहाँ पे बात हो रही है। नगरीय स्थानीय निकायों को कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा दर्जा मिला वो था 74th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 74वां संविधान संशोधन, ठीक है। ऐसे ही ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला था 73वें संविधान संशोधन से, ठीक है। ग्राम पंचायतों को 73वें से और नगर पंचायतों को 74वें से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? तो देखिए जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कब हुई थी? तो बात हो रही है यूकेडी की, जो कि उत्तराखंड का एक ऐसा क्षेत्रीय दल था जिसका पहला मेंबर क्या बना था, विधायक बना था उत्तराखंड से, जसवंत सिंह बिष्ट। हमने पढ़ा भी है, ठीक है। रानीखेत सीट से विधायक बने थे यूकेडी के टिकट से। और इन्होंने फिर यूपी, उस समय यूपी की जो विधानसभा थी, जो काउंसिल थी, वहां पे जाके इन्होंने प्रस्ताव भी रखा था पृथक राज्य का, ठीक है। तो यूकेडी ध्यान रखेंगे, इसकी स्थापना हुई थी 1979 में, 1979 में। और यूकेडी जो हमारा स्थापित हुआ दोस्तों, ये डीडी पंत के प्रयासों से हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके पहले जो अध्यक्ष थे डीडी पंत थे यूकेडी के, ठीक है। बहुत बड़ी कहानी है यूकेडी की भी, एक सेशन इसके लिए पूरा बनाना पड़ेगा। इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, कभी देंगे आपको टॉपिक इस पे। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नामांकन निम्न में से कौन करता है? तो देखिए लोक लेखा समिति जो होती है, मैं कई बार बता चुका हूँ, इसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य इसमें राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। और लोक लेखा समिति में टोटल 22 मेंबर होते हैं, और इन 22 मेंबरों का भी एक अध्यक्ष होता है। तो इन अध्यक्षों में जो नामांकन होता है, इसका नॉमिनेशन होता है, वो करता है कौन? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। ऑप्शन सी सही उत्तर है, लोकसभा के अध्यक्ष। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला। निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? देखिए नहीं है पूछ रहा है पीछे, तो कौन सा सब्जेक्ट है यहाँ पे जो संघ सूची में नहीं है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, आपको कुछ कुछ मेन जो विषय हैं पता होने चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो रक्षा जो होता है संघ सूची का मामला है, विदेश मामले भी आपके संघ सूची में आते हैं, अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य भी आपके संघ सूची में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर होना चाहिए अंतर्राज्यीय है यार, अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, तो ऑप्शन सी होगा। कानून व्यवस्था भी यहीं पे आ जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर। वैसे तो स्टेट गवर्नमेंट का भी है लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। तो राइट आंसर मेरे हिसाब से तो सी होना चाहिए, क्योंकि अंतर्राज्यीय बोल रहा है ना वो। अंतर्राष्ट्रीय होता तो फिर संघ सूची में जाता, लेकिन अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य स्टेट का है मैटर, ठीक है। तो ऑप्शन सी होना चाहिए। हाँ सी बिल्कुल सही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, सी ठीक है। उस चंद राजा का नाम बताइए जिसने खसिया डोला, खसिया खोला, यानी कि जो अल्मोड़ा की जो पहाड़ियां हैं, खसिया खोला डांडा कहा जाता है उसको। तो चंद राजा जिसने खसिया खोला टांडा में आलमनगर नाम की राजधानी बनाई थी। तो पहले अल्मोड़ा का जो नाम था आलमनगर था, और राजधानी बनाई थी ये बालो कल्याण चंद ने, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, बालो कल्याण चंद, ठीक है। वैसे अल्मोड़ा में राजधानी की नींव किसने रखी, अगर क्वेश्चन कभी बनेगा नींव, तो नींव रखने वाला शासक तो भीष्मचंद था। भीष्मचंद ने तय कर लिया था कि अब मैं अल्मोड़ा जाऊंगा, ठीक है, लेकिन उससे पहले मृत्यु हो जाती है उसकी, और फाइनली इस काम को अंजाम देता है बालो कल्याण चंद, इसलिए नाम इसी का आता है। और अल्मोड़ा का जो नाम है वो खासकर जो उसमें मुगल जितने भी उसमें ग्रंथ लिखे गए या मुगल जो भी रचनाएं थी, आलमनगर ज़्यादा संबोधित किया गया अल्मोड़ा को। भारत की संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो जो भारत की संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्षता करते हैं, राइट आंसर हो जाएगा इसका लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, लोकसभा अध्यक्ष।
अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रतिशत कितना है? तो देखिए, पंचायती राज में और स्थानीय जो हमारा, माफ कीजिएगा, पंचायती राज्य या स्थानीय स्वशासन एक बात है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो हमारे सरकारी जो सेवा है, इसके अलावा जो हमारे राज्य के विद्यालय वगैरह होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, इसके हिसाब से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो उत्तराखंड की जो पंचायती राज में है दोस्तों, या स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के लिए टोटल जो रिजर्वेशन है वो 50% है। ठीक है, आप देखेंगे जैसे मान लीजिए पंचायती चुनाव, इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए सपोज कीजिए उत्तराखंड में पंचायत के, ग्राम पंचायत के टोटल 1000 सीटें हैं। मान लीजिए उत्तराखंड में वैसे तो बहुत हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ, उत्तराखंड में मान लीजिए ग्राम पंचायत की 1000 सीटें हैं, तो इन 1000 सीटों में से 500 सीटें पूर्णतया रिजर्व रहेंगी महिलाओं के लिए। यानी कि 500 जो ग्राम प्रधान है वो महिलाएं बनेगी, 500 मेल बनेंगे। ठीक है, तो ये है, सिंपली आप समझ गए। यानी कि पंचायत में जितनी भी सीटें आएंगी पंचायती चुनाव की, उसमें से आधी सीटें वीमेंस के लिए रिजर्व रहेंगी। ये तो पंचायती राज का हो गया। ठीक है, बट दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जो भी हमारे शैक्षिक संस्थान है उत्तराखंड के शैक्षिक संस्थानों में एडमिशन के लिए, और साथ ही राज्य की जो शासकीय सेवाएं हैं, उसमें विमन का जो रिजर्वेशन है वो 30% हॉरिजॉन्टल है। डायरेक्ट रिजर्वेशन ये 30% हॉरिजॉन्टल है। यानी कि जो जनरल सीटें होंगी, उन जनरल सीटों का ही 30% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी, सरकारी नौकरी के लिए, और किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में उनको एडमिशन चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो ये रिजर्वेशन अलग है, ये पंचायती राज वाला अलग है। इन दोनों को समझना, क्वेश्चन आप गलत करोगे एग्जाम में कन्फ्यूजन रहेगा, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, दोनों का अलग अलग तात्पर्य है, इसको समझिएगा। अब इससे एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, महिलाओं के लिए जो आरक्षण था ना, पहले कम था वो, और इस आरक्षण को बढ़ा के 50% किया था 2008 में तत्कालीन जो हमारे सीएम थे भुवन चंद्र खंडूरी। ठीक है, तो मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी जी ने ये किया था, ध्यान रखेंगे, 2008 में इन्होंने ही महिलाओं के आरक्षण को 50% किया था। ठीक है, और 2008 में ही भुवन चंद्र खंडूरी जी ने 108 सेवा का शुभारंभ भी किया था, जो उत्तराखंड में आती है ना एम्बुलेंस, इन्हीं के प्रयासों से हुआ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, आपकी आकस्मिक जो सेवा होती है 108, ठीक है, आपातकालीन चिकित्सा सेवा, तो ये सब इन्हीं की देन है। तो ये सब फैक्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों। ओके, तो दोस्तों ये था आज यूकेपीएससी ओल्ड जीएस क्वेश्चन रिवीजन पार्ट 7। आशा करता हूँ काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे आपको, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का आपने अच्छे से रिवीजन किया होगा, और मेरा यकीन रखिए दोस्तों, आने वाले एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और जैसा हम पहले ही बोल चुके हैं, ऐसा नहीं होगा कि हर क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेगा, या कोई क्वेश्चन ऐसा होगा कि आ, हर क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन वैसे ही रहेंगे, कुछ क्वेश्चन आपके हट सकते हैं क्वेश्चन बैंक से, तो ये नहीं है कि पुराने पेपर जितने हो गए क्वेश्चन हट जाएंगे, ऐसा भी नहीं होता है, आप खुद देख लेंगे। हालांकि अब देखिए, मैं इतना ही बोलूंगा, पटवारी जो बाहरी एग्जाम है 12 फरवरी का या 9 अप्रैल का आपका एग्जाम है फॉरेस्ट गार्ड का, और इसके बीच में 5 मार्च को कनिष्ठ सहायक की भी डेट दी हुई है इन्होंने, जो कि अलग पैटर्न पे होगा। हालांकि जो पटवारी का एग्जाम है, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है, वो एक ही पैटर्न पे है। बट जो कनिष्ठ सहायक या जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है आपका मार्च वाला, वो अलग पैटर्न पे है। उसमें आपका उत्तराखंड घटा दी गई थी, साइंस के क्वेश्चन ऐड होंगे ऐसा बोला गया था, हिंदी 25 नंबर की पूछी जाएगी ये बोला गया है। तो उसके हिसाब से भी आपकी प्रिपरेशन होनी आवश्यक है। ठीक है, और बहुत से क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को अभी एनसीईआरटी से रिवीजन करने चाहिए। एनसीईआरटी पॉइंट टू पॉइंट, अगर बाजार में कोई भी किताब आती है, लाइक जैसे महेश कुमार बर्नवाल आती है, घटना चक्र आता है, लूसेंट जी के भी मान लीजिए एनसीईआरटी से इफेक्ट होते हैं, तो ये किताबें इनफ है, इसके अलावा ज़्यादा आप मत देखना। उसके अलावा उत्तराखंड के लिए परीक्षा वाली डॉक्टर अजय सिंह रावत वाली बुक काफ़ी है। हिंदी के लिए लूसेंट सामान्य हिंदी इनफ, या आप जो हमारे एनसीईआरटी की व्याकरण की किताब है उनको पढ़ सकते हैं। ज़्यादा करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। एक ही चीज़ होती है दोस्तों, आप अपना सिलेबस खत्म करें, उसका प्रॉपर रिवीजन करें, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, और पुराने पेपर देख लें, और करंट अफेयर के साथ निरंतर बने रहिए। करंट अफेयर अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं, जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ता है उसी से अपने करंट अफेयर तैयार कर लेता है, या कोई वीडियो भी देखता है डेली वाली, तो उससे काम बन जाता है। ज़्यादा बर्डन लेके ग्रुप सी एग्जाम के लिए आप लोग खुद परेशान रहेंगे। ठीक है, बड़े एग्जाम की तैयारी करनी है तो डिटेल में पढ़ना पड़ता है, मैं बोलूँगा, लेकिन वनडे एग्जाम के लिए आप आराम से एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों यहीं पे सेशन को समाप्त करता हूँ। यहाँ जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूँगा, कम से कम अपने जीवन में एक पेड़ जरूर लगाना, और साथ ही देखिए लोगों को भी इसके लिए अवेयर कीजिए, मोटिवेट कीजिए, क्योंकि प्रकृति ही हमारा वास्तविक, बोल सकते हैं, धन है। प्रकृति ही हमारा वास्तविक घर है। अगर ये नहीं रहेगी तो हमारे साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती है वो आप नहीं समझ पाएंगे। तो प्लीज़ इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, आप सभी से दरख्वास्त है। बाकी आपको जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक अच्छे से आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करना, अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय देवभूमि, शुभ रात्रि, गॉड ब्लेस यू ऑल।